So students, today we are starting this thing about the gases. In the last lecture, I have discussed you about the anomalous behavior of water and how the aquatic animals survive. तो गैसेस क्या होती है? गैसेस ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ज़्यादा एक्सपेंड करती हैं सॉलिड्स एंड लिक्विड से। तो अगर गैसेस के लिए हम गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू म्यू आर टी लिखें और प्रेशर कांस्टेंट रखें, देन P डेल्टा V इज इक्वल टू म्यू आर डेल्टा V। ये रिलेशन कहाँ से आया? इस वाले रिलेशन को दो बार लिखा गया है, ठीक है। पहले लिखो P1V इज इक्वल टू म्यू आर T1, बाद में लिखो P2 P कांस्टेंट प्रेशर है ना, तो P कांस्टेंट रखो, PV1 इज इक्वल टू म्यू आर T1 एंड PV2 इज इक्वल टू म्यू आर T2, और दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा आपके पास P डेल्टा V इज इक्वल टू म्यू आर डेल्टा T। तो यहाँ से डेल्टा V अपॉन V कितना आया? डेल्टा T अपॉन T आ गया, ठीक है। तो अल्फा V कैसे डिफाइंड है? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन अल्फा V इज डिफाइंड एज डेल्टा V अपॉन V डेल्टा T। तो यहाँ पे आप देखो डेल्टा T से यहाँ डिवाइड करो तो डेल्टा T से यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा ना, दोनों साइड में डेल्टा T ले आओ। जैसे कि यहाँ पे आपने डेल्टा T लाए तो यहाँ पे भी डेल्टा T आपको लाना पड़ेगा, सेम प्लेस पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो राइट साइड वाला डेल्टा T कट जाएगा एंड ये जो है ये बन जाएगा क्या? ये बन जाएगा अल्फा V। सो अल्फा V इज इक्वल टू 1/T फॉर द आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए अल्फा V जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, ठीक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अल्फा V की वैल्यू 3.7 × 10⁻³ केल्विन पर केल्विन होती है, जो कि बहुत ज़्यादा है सॉलिड्स एंड लिक्विड्स से, ठीक है। तो इक्वेशन 11.6 जो है अल्फा V इज इक्वल टू 1/T, ये जो है बताता है कि हाउ द अल्फा V डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ देखो ग्राफ प्लॉट किया है टेम्परेचर और इधर जो है डेंसिटी, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पीक आता है, उसके बाद ये कम होने लगता है हायर टेम्परेचर पे, फिर ये डेंसिटी कम होने लगेगी, ठीक। ये ग्राफ बनाया गया है। अब एक खास रिलेशन है, देखिए एक सिंपल सा रिलेशन है बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन अल्फा V एंड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। तो एक क्यूब मान लीजिए लेंथ L का, मान लीजिए लेंथ L का एक क्यूब है, तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब? L क्यूब होगा, ठीक है। अब मान लो टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उस क्यूब के हर एक साइड इंक्रीज होगा। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर तो क्या होगा? हर एक साइड इंप्रूव होगा, लेंथ में डेल्टा L इंक्रीज होगा। तो अगर हमें एक लेंथ की बात करें, क्यूब के एक साइड की बात करें, तो इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फा 1 L डेल्टा T। ये फॉर्मूला है, अल्फा का डेफिनेशन है डेल्टा L अपॉन L डेल्टा T से। अल्फा 1 लिखा है, अल्फा L भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, अल्फा L बोल सकते हैं इसको। ये अल्फा 1 लिखा दिख रहा है ना, दिस इज अल्फा L, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। व्हाट इज द चेंज इन द वॉल्यूम? चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना होगा बता सकते हैं? व्हाट इज द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब? चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब होगा, नए हर एक साइड का लेंथ L प्लस डेल्टा L हो जाएगा, तो साइड का क्यूब, तो L प्लस डेल्टा L होल क्यूब इज द न्यू वॉल्यूम ऑफ द क्यूब आफ्टर द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, ठीक है। तो व्हाट इज द चेंज इन द वॉल्यूम? तो L प्लस डेल्टा L होल क्यूब माइनस L क्यूब, दिस इज द चेंज इन द वॉल्यूम। यही होगा ना चेंज इन द वॉल्यूम। ये हो गया नया वॉल्यूम क्यूब का, और ये हो गया ओरिजिनल वॉल्यूम बिफोर द टेम्परेचर वाज इंक्रीज्ड। ए प्लस बी होल क्यूब वाले फॉर्मूले से एक्सपेंड करेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² फॉर्मूले से, तो ये एक्सपेंशन आता है। सिंस डेल्टा L इज वेरी वेरी स्मॉल इन सॉलिड्स,
सो वी कैन नेग्लेक्ट डेल्टा एल क्यूब, और यहाँ पे डेल्टा एल का स्क्वायर आ रहा है, ये वाला फैक्टर भी जो है ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, नेग्लिजिबल होगा। अब देखिए यहाँ पे बचा क्या, एल प्लस डेल्टा एल होल क्यूब का वैल्यू बचा एल क्यूब प्लस 3 एल स्क्वायर डेल्टा एल, और माइनस एल क्यूब किया हुआ है, तो ये एल क्यूब और ये एल क्यूब माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, वी विल हैव ओनली दिस 3 एल स्क्वायर डेल्टा एल। ठीक है, 3 एल स्क्वायर डेल्टा एल will only be there. So what is delta v? डेल्टा v क्या हुआ भैया, डेल्टा v हो गया 3 एल स्क्वायर डेल्टा एल। ठीक है, अभी आपने क्या किया, डेल्टा v डिवाइडेड बाई v किया, मतलब इधर v से डिवाइड किया तो इधर भी v से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए डेल्टा v हो गया 3 एल स्क्वायर डेल्टा एल, तो यहाँ पे l से डिवाइड कीजिए ऊपर नीचे, यहाँ पे क्या करिए आप, यहाँ पे आप इसको डिवाइड करिए 3 एल क्यूब डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, तो एल क्यूब क्या है, ये एल क्यूब जो है वॉल्यूम है, ओरिजिनल वॉल्यूम है, जो तो 3v डेल्टा एल अपॉन एल हो गया, तो ये लिखा है डेल्टा v इज इक्वल टू 3v डेल्टा एल अपॉन एल, हो गया। अब आप क्या करिए, v को नीचे लेके आइए इसके, तो डेल्टा v अपॉन v क्या हो गया, 3 डेल्टा एल अपॉन एल हो गया ना, 3 डेल्टा एल अपॉन एल। अब मेरे कहने से डेल्टा टी से भी डिवाइड कर दो, इधर और इधर दोनों साइड में डिवाइड कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली क्वांटिटी डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी, ये क्या हो गया, दिस इज गैमा, और हमने जिसको बोला अल्फा वी, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये हो गया अल्फा वी। दिखा, राइट साइड में क्या हुआ, राइट साइड में आप तो डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी आ रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज दिस डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी, दिस इज अल्फा वन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और एक 3 फैक्टर आ गया, तो वी हैव सीन that the coefficient of volume expansion alpha v is equal to 3 times the coefficient of linear expansion। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात बताई है, ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट तुम कर लेना, मैं आपको खाली एक्सप्लेन कर दूंगा कि अगर किसी रॉड में, कोई रॉड है, दो एंड पे फिक्स है, दो वॉल के बीच में रॉड लगी हुई है, और उसको हम हीट कर रहे हैं, तो उसके अंदर थर्मल एक्सपेंशन होगा, लेकिन हम उसको थर्मल एक्सपेंशन होने नहीं दे रहे हैं, दोनों वॉल के फिक्स वॉल के बीच में उसको लगा दिया है, तो क्या होगा, तो उसके अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा रॉड के अंदर। ठीक है, और उसको हम बोलेंगे कि थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो गई रॉड के अंदर। अगर मान लो कि एक स्टील की रेल है, उसकी 5 मीटर की लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और उसके दोनों एंड को फिक्स कर दिया और हीट करने लगे, और उसका एक्सपेंशन हमने प्रिवेंट कर दिया, और टेम्परेचर में राइज कर दिया 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज कर दिया टेम्परेचर। ठीक है, गर्मियों में और जाड़ों में जो टेम्परेचर होता है इतना राइज तो हो ही जाता है। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्टील कितना है, अल्फा, ये टेबल से मालूम है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेन कितना हो गया, कंप्रेसिव स्ट्रेन हो गया भैया डेल्टा एल अपॉन एल, और अल्फा वाले फॉर्मूले से अल्फा, अल्फा स्टील इंटू डेल्टा टी, डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा का फॉर्मूला अभी देखा था हमने ना, अल्फा वन कितना होता है, डेल्टा अपॉन एल डेल्टा टी होता है, तो डेल्टा एल अपॉन एल की जरूरत है, हमको स्ट्रेन निकालना है, तो डेल्टा एल अपॉन एल अल्फा इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, तो अल्फा इंटू डेल्टा टी 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया है, अल्फा स्टील आपको मालूम है फ्रॉम द टेबल, सो यू विल गेट दिस डेल्टा एल अपॉन एल, स्ट्रेन आ गया। अब चाहिए स्ट्रेस, तो यंग्स मॉडुलस जो है स्टील का इतना दिया है, तो स्ट्रेस कितनी हो गई, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस है ये स्ट्रेस है डेल्टा एफ अपॉन, ठीक है, ये है स्ट्रेस, तो यहाँ पे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेस कितना हुआ, y इंटू स्ट्रेन हो गया, यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन, तो स्ट्रेस डेल्टा एफ अपॉन ए इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन, ये स्ट्रेन है, बराबर, ये समझ में आ गया। तो डेल्टा एफ कितना हुआ,
डेल्टा एफ अपॉन ए तो ये हो गया 2.4 इंटू 10⁻7। तो डेल्टा एफ कितना हो गया? डेल्टा एफ हो गया, ए को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो एरिया को मल्टीप्लाई किया, एरिया है 40 इंटू 10⁻4 मीटर स्क्वायर, तो 10⁻5 न्यूटन आता है। इसका मतलब है कि अगर स्टील के रेल को दोनों एंड फिक्स कर देंगे तो क्या होगा कि उसके अंदर कंप्रेसिव फोर्सेस डेवलप होंगे एंड फोर्स ऑफ द मैग्नीट्यूड 10⁻5 न्यूटन। 10⁻5 न्यूटन का मतलब है कितना? 1 लाख। 1 लाख न्यूटन का फोर्स डेवलप होगा विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस, और उसमें जो है रेल की पटरी टूट सकती है। इसके लिए क्या करते हैं, रेल की पटरी को जो है एक सिंगल न बना के उसके बीच बीच में गैपिंग होती है, उसको एक्सपेंशन हो सके, उसका पॉसिबल हो सके, इसके लिए रेल की पटरी के बीच बीच में गैपिंग होती है। ठीक है। अभी देखिए एग्जांपल 11.1। 11.1 क्या कहता है? द कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा टी ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ ए सॉलिड इज ट्वाइस द लीनियर एक्सपेंसिविटी। लीनियर एक्सपेंसिविटी मतलब अल्फा एल की बात करता है, अल्फा वन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा वन, या यहाँ पे बोला हुआ है, आप ये इसको अल्फा एल समझो। फिर कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन अल्फा ए हो गया, एंड कोफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूम एक्सपेंशन अल्फा बी हो गया। आप सिंबल्स अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा टी, इसकी वैल्यू बोल रहा है क्या होती है? डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा टी। ये जो अल्फा ए है ये कहता है अल्फा ए इज इक्वल टू ट्वाइस अल्फा लीनियर। ये आपको प्रूव करना है इन द गिवन केस। कौन सा केस है भाई? ये देखो एक शीट है, ये शीट है और शीट का लेंथ ए है और ब्रेड्थ बी है। ये शीट दिया हुआ है, तो इसको गर्म किया तो ये ब्रेड्थ में डेल्टा बी बढ़ गया, तो एक रेक्टेंगल ये साइड में बढ़ गया, ये साइड में। इसी तरह इसका लेंथ ए था, ए में डेल्टा ए इंक्रीज हो गया, तो अब इसका जो है एक रेक्टेंगल इधर बढ़ गया। अब एक रेक्टेंगल इधर भी बढ़ गया, ये देखिए आप, ये भी तो बढ़ा। एक्सपेंशन होगा तो फोटोग्राफिक मैग्निफिकेशन होगा ना, तो ये हिस्सा भी तो बढ़ेगा। ये हिस्सा कितना होगा? देखो डेल्टा बी ये है और डेल्टा ए ये है, तो इसका एरिया डेल्टा ए अपॉन इंटू डेल्टा बी हो जाएगा, तीसरा एरिया। तो टोटल एरिया कितना हो गया आफ्टर द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड? इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय डेल्टा टी, ए में इंक्रीज होता है अल्फा वन ए डेल्टा टी। ठीक है। ए इज ए लेंथ, लेंथ में इंक्रीमेंट क्या हुआ? लेंथ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन लगेगा, तो चेंज इन द लेंथ ऑफ ए इज इक्वल टू अल्फा वन ए डेल्टा टी। बी में क्या होगा? डेल्टा बी, चेंज इन द लेंथ ऑफ बी इज अल्फा वन बी डेल्टा टी। और टोटल इंक्रीज इन द एरिया कितना हुआ? टोटल इंक्रीज इन द एरिया इज डेल्टा ए। तो कौन कौन सा एरिया हुआ? एक तो ये एरिया हुआ, ये मैंने टिक लगाया, एक ये रेक्टेंगल हुआ और एक तीसरा रेक्टेंगल ये हुआ, तीनों रेक्टेंगल का एरिया। तो डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री। तो डेल्टा ए वन कितना है? डेल्टा ए वन देखिए यहाँ पे ये है ए इंटू डेल्टा बी। ठीक है। और ये कितना है डेल्टा ए टू? ये बी इंटू डेल्टा ए, ये देखिए। और तीसरा वाला कितना है? डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। तीनों को जोड़ दिया, देखिए ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। और डेल्टा ए एंड डेल्टा बी की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखिए। इनको यहाँ पे रखेंगे तो ये एक्सप्रेशन इस तरीके से हो जाएगा। एंड सिंस अल्फा वन इज स्मॉल, सो अल्फा वन का स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है और इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। अब ये छोड़ दो इसको, खाली ये देखो अल्फा वन स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया तो ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। हमारे पास 2 टाइम्स ए बी अल्फा वन डेल्टा टी आ गया। ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये डेल्टा ए मैंने लिख दिया यहाँ पे, और डेल्टा ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा वन ए बी डेल्टा टी आ गया। ठीक है। ए बी क्या है? ए बी इज द ओरिजिनल एरिया ऑफ द शीट बिफोर द टेम्परेचर वाज इंक्रीज्ड, तो 2 अल्फा वन ए डेल्टा टी हो गया। अब डेल्टा ए को ए से डिवाइड करो, ए को इसके नीचे लेके आओ यहाँ पे,
और डेल्टा टी को भी लेके आओ, ये ए डेल्टा टी पूरा का पूरा जो है तुम डेल्टा ए के नीचे लेके आओ, तो राइट साइड में 2 अल्फा 1 बचेगा, बराबर है। और ये जो लेफ्ट साइड में हो गया, ये क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन हो गया अल्फा ए। तो प्रूफ हो गया अल्फा ए इज 2 टाइम्स द अल्फा एल, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का डबल है, ठीक है। फिर एक सवाल है, ब्लैक स्मिथ फिक्सेस आयरन रिंग ऑन द रिम ऑफ द वुडन व्हील ऑफ द बुलक कार्ट, द डायमीटर ऑफ द रिम एंड द आयरन रिंग आर दिस रेस्पेक्टिवली। रिम क्या है, देखो जो बैलगाड़ी का पहिया बनाया जाता है वो 3 हिस्सों में बनाया जाता है, ऐसा सेक्टर बनाते हैं, ठीक है। इसकी कुछ चौड़ाई होती है, इसमें खांचा भी होता है, इसी तरीके से 3 सेक्टर 4 सेक्टर बना लेते हैं और इनको ऐसे सर्कुलर वे में रख के इस वाले पोर्शन के ऊपर जो है रिंग चढ़ा देते हैं ऐसे, तो ये बंध जाता है। तो ये इस तरह से बैलगाड़ी का पहिया बनता है, ठीक है। तो ब्लैक स्मिथ क्या कहता है, ये जो आयरन रिम को जो है इसके ऊपर चढ़ाने के लिए क्या कहता है, डायमीटर ऑफ द रिम और आयरन रिंग जो चढ़ानी है उसका है डायमीटर 5.231, और जो रिम है जिसके ऊपर चढ़ानी है लकड़ी का रिम, ठीक है, उसका है 5.243। तो इसका मतलब है कि ये वाला कम है, इसका मतलब है कि उसको बढ़ाना पड़ेगा। रिम की आयरन की जो रिम है उसकी लेंथ बढ़ानी पड़ेगी ना, रिंग की सॉरी आयरन रिंग की लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके इसका डायमीटर बढ़ेगा, तब जाके इसके ऊपर सेट होगा और उसके बाद ठंडा करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट होके इसको जकड़ लेगा बराबर से। समझ में आया कि नहीं आया? तो कहता है टू व्हाट टेम्परेचर शुड द रिंग बी हीटेड सो एज टू फिट द रिम ऑफ द व्हील। कितने टेम्परेचर तक इसको हीट करना चाहिए कि वो रिम पर फिट हो जाए। तो आप यहाँ देखिए टेम्परेचर T1 पे स्टार्टिंग में लेंथ दिया है LT1 5.231 मीटर, ठीक है। अब सरकमफरेंस क्या होता है, सरकमफरेंस होता है पाई इंटू डी, LT1 बोल दिया जिसको, पाई इंटू LT1, 2 पाई आर होता है ना सरकमफरेंस, तो सरकमफरेंस में ही इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो पाई इंटू LT1 जो है ये C1 सरकमफरेंस हो गया, पाई इंटू LT1 यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा। किताब में जो सवाल दिया है इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि हम लेंथ इंक्रीमेंट का फॉर्मूला लगा रहे हैं, जो सर्कमफरेंस होगी उसमें ही इंक्रीमेंट होगा, डायमीटर में थोड़ी इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पाई से मल्टीप्लाई होगा। अब जो है सर्कमफरेंस में जो इंक्रीमेंट होगा, तो ये जो है न्यू इंक्रीमेंट है, ये जो न्यू सर्कमफरेंस है ये ओल्ड सर्कमफरेंस है। तो न्यू सर्कमफरेंस C2 इज इक्वल टू क्या कर देंगे हम, यहाँ पे L12 लिखने के बजाय हम लिखेंगे C2 और ये हो जाएगा C1 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब लेंथ का फॉर्मूला लग जाएगा, सर्कमफरेंस 2 इज इक्वल टू सर्कमफरेंस इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है, ठीक है। कैसे पता है, ऐसे पता है भाई, L इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था। और ये भी बताया था कि L माइनस L0 इज इक्वल टू L0 अल्फा डेल्टा टी, ये इंक्रीमेंट हो गया। इंक्रीमेंट पूछा जाए तो ये है, और नई लेंथ पूछी जाए तो ये वाला फॉर्मूला यूज किया गया है। तो देखिए L इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। फाइनल C जो है सरकमफरेंस, ताकि वो इस पे चढ़ने के काबिल हो जाए रिम के ऊपर, इज इक्वल टू C1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसमें देखिए वैल्यूज रख दिया, ये T2 अपने को मालूम करना है कितना टेम्परेचर, वाट टेम्परेचर वाला है। तो ये T2 आपको पूछा गया है, तो इसमें आप वैल्यूज पुट अप करके T2 की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का सवाल हो गया। ऐसे ही बहुत सारे सवाल बनते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एंड एरियल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन के ऊपर। तो बच्चों लेट अस डिस्कस द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को समझेंगे कैसे। अगर हम कोई अमाउंट ऑफ वाटर को गर्म करें 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे और उसको टाइम जो है उसमें जो लग रहा है गर्म करने, उसको नोट करते हैं, नीचे से हीट दे रहे हैं और पानी गर्म हो रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा, तो हम उसको नोट करते हैं।
फिर से हम उतना ही पानी ले लेते हैं और उसके टेम्परेचर को 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाते हैं और हम टाइम नोट करते रहते हैं कितना टाइम लगा, तो अपने को पता चलेगा कि दूसरे केस में डबल टाइम लगा। ठीक है, डबल टाइम लगा, इसका मतलब डबल टाइम तक हमने हीट एनर्जी उसको दिया, इसका मतलब है डबल द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा करना है तो डबल हीट लग रही है। इसी तरह अगर हम देखें कि अगर हम अमाउंट ऑफ वाटर जो पहले लिया था उसका डबल अमाउंट ले लें और गर्म करें उसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मतलब एम अमाउंट का वाटर जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करें, उसके बाद हम 2m अमाउंट का वाटर ले लें उसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करें, तो पता चलेगा टाइम टेकन इज अगेन ट्वाइस, फिर से 2 गुना समय लगता है डबल अमाउंट को गर्म करने में। सेम टेम्परेचर तक 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक टाइम डबल लगता है। ठीक है, अब तीसरा काम यह करें कि मान लो कि हम ऑयल ले लेते हैं, पानी की जगह ऑयल ले लेते हैं, मस्टर्ड ऑयल ले लेते हैं और 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो हम देखते हैं कि टाइम बहुत कम लगता है देन द वाटर। ऐसा क्यों हो गया भाई? टाइम टेकन विल बी शॉर्टर इन द केस ऑफ ऑयल। इसका मतलब है क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू हीट द ऑयल अप टू टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड वुड बी लेस। ये सब ऑब्जर्वेशंस क्या कहला रहे हैं, कह रहे हैं हमसे? ये ऑब्जर्वेशन हमसे कहते हैं कि quantity of the heat required to warm a given substance depends on its mass, the change in the temperature delta T and the nature of the substance। ये बात समझ में आई? किसी भी क्वांटिटी ऑफ हीट जो है किसी सब्सटेंस को गर्म करने के लिए किस किस बात पे डिपेंड करता है? मास m पे डिपेंड करता है, डेल्टा T पे डिपेंड करता है और नेचर क्या है सब्सटेंस का उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो हीट कैपेसिटी कैसे डिफाइन हुआ है? ठीक है, हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, अमाउंट ऑफ हीट पर सेकेंड। ठीक है, तो डेल्टा क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सब्सटेंस टू चेंज द टेम्परेचर फ्रॉम टी टू टी प्लस डेल्टा टी। ठीक है, पर डिग्री सेंटीग्रेड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, टाइम नहीं है यहाँ पे। तो अब आता है, ये तो हीट कैपेसिटी हो गई, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, हीट अपॉन टाइम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज दिस, एस डिवाइडेड बाई एम। एस क्या है? एस अभी हमने डिफाइन किया, हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाई मास, तो मतलब डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, ये हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस होती है, जैसे कॉपर की अलग होगी, पानी की अलग होगी, ऑयल की अलग होगी, उनकी खास पहचान होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है उस मटेरियल की पहचान है। ठीक है, तो यहाँ से एक हमारे पास फॉर्मूला आता है, इसको याद कर लीजिए, ये काम आएगा। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, ये एस लिखा हुआ है, एम एस डेल्टा टी, heat given or heat taken when a temperature difference of delta T is being done is given by this formula। ठीक है, यहाँ से ही आता है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है किसी प्रॉपर्टी, किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास एब्सॉर्ब और रिजेक्टेड बाय द सब्सटेंस टू चेंज इट्स टेम्परेचर बाय 1 यूनिट। तो ये इसको डिफाइन किया गया है। देखो, अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा क्यू पर यूनिट मास, ये देखो एम से डिवाइड किया है, एब्सॉर्ब और रिजेक्टेड बाय द सब्सटेंस टू चेंज इट्स टेम्परेचर बाय 1 यूनिट, ये देखो डेल्टा टी से डिवाइड किया है। तो S is equal to delta Q upon m delta T. This is the specific heat capacity, and from there we get a very important formula for the heat given or heat taken. Delta Q is equal to ms delta T. आगे इसका इस्तेमाल होगा। अब ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है अगर मोल्स के टर्म्स में बताई जाए तो उसको मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। देखो स्पेसिफिक, इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी is C is equal to S by mu,
वहाँ m से डिवाइड करते थे, यहाँ म्यू से डिवाइड करते हैं, तो 1/μ डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, ये हो गई मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी। ठीक है। A molar heat specific capacity for the gases are of two types. Molar specific heat capacity at constant pressure. गैस को अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे रखेंगे और उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, इट विल टेक अप सम हीट एंड इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विल बी डिफाइंड एज Cp एट कांस्टेंट प्रेशर। P मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर Cp, और दूसरी वाली होती है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब हम गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं और उसको हीट करते हैं और उसको हीट एनर्जी देते हैं तो Cv डिफाइन होती है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट्स फॉर गैसेस, वन इज Cp अनदर इज Cv। Cp एंड Cv के बारे में बात समझ में आ गई आपके। वाटर की स्पेसिफिक कैपेसिटी बहुत हाई होती है, यहाँ टेबल दी हुई है, स्पेसिफिक कैपेसिटी बहुत चीज़ों की दी हुई है। वाटर की देखिए थाउजेंड्स में जा रही है, यहाँ पे बाकी की थाउजेंड्स में नहीं है, 4186। तो ये इसको काम में लिया जाता है क्या, owing to the high specific capacity the water warms up very slowly। ठीक है, पानी धीरे धीरे गर्म होता है, एंड द लैंड, जमीन जो है जल्दी गर्म हो जाती है ड्यूरिंग समर, एंड कॉन्सिक्वेंटली विंड फ्रॉम द सी हैज अ कूलिंग इफेक्ट, सी ब्रीज चलती है। ठीक है, इसी तरह हम कह सकते हैं कि डेजर्ट एरिया में जल्दी से कैसे गर्मी पैदा हो जाती है। अर्थ सरफेस वार्म्स अप क्विकली ड्यूरिंग द डे एंड कूल्स क्विकली एट नाइट। रात को बहुत ठंडी होती है रेगिस्तान में, राजस्थान में रात को बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, बराबर। तो आप ये बात एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द लैंड एंड वाटर। ठीक है। कैलोरीमेट्री क्या होता है, कैलोरीमेट्री एक स्पेशल मेथड है जिसमें कि हीट लॉस्ट बाय द पार्ट एट हायर टेम्परेचर इज इक्वल टू हीट गेन बाय द पार्ट एट द लोअर टेम्परेचर। अगर हम किसी थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम, थर्मली आइसोलेटेड का क्या मतलब है, ऐसा सिस्टम जैसे कि हमारे पास कोई सिस्टम है और इस सिस्टम को हमने, जैसे कि हमारा थर्मस फ्लास्क होता है ना जिसके अंदर बर्फ रखते हो तो बर्फ वैसे का वैसा ही रहता है, ठंडा पानी वैसे का वैसे रहता है, गर्म नहीं होता है, और अगर चाय रखते हो तो चाय वैसे का वैसे रखती है, तो वो है थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम। तो उसकी वॉल्स ऐसी होती है कि जो हीट जो है, हीट का एक्सचेंज बाहर से अंदर और अंदर से बाहर हीट जो है नहीं जा सकती है, इसको थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। तो थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम में अगर एक टेम्परेचर T1 वाली चीज़ है और एक टेम्परेचर T2 वाली चीज़ है, और इन ये लिक्विड है मान लो, दोनों को मिक्सअप करते हैं, तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट एनर्जी फ्लो होगी, एंड हीट टेकन इज इक्वल टू हीट गिवन। तो T1 अगर हायर है, ठीक है, ये लिक्विड है और हमने इसको मिक्स कर दिया इस थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम में, तो T1 विल गिव हीट, T2 विल रिसीव हीट, और ये जो एनवायरनमेंट है थर्मस फ्लास्क के अंदर का वो भी जो है हीट रिसीव करता है। तो हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन, जो फंडामेंटल लगता है वो लगता है कैलोरीमेट्री में। तो कैलोरीमेट्री समझ गए क्या होती है, कैलोरीमेट्री इज द स्टडी इन विच थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम में जो हीट ट्रांसफर होता है वो कांस्टेंट रहता है, मतलब हीट गिवन, हीट एनर्जी है क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल हुआ है, एनर्जी गिवन, हीट एनर्जी गिवन इज इक्वल टू हीट एनर्जी टेकन। ठीक है। तो जिस डिवाइस में हम ये जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको कैलोरीमीटर बोलते हैं। इसमें एक मेटेलिक वेसल होता है जैसे कॉपर का वेसल है, और उसमें एक स्टरर होता है, उसमें पानी को जो है चलाने के लिए एक चम्मच जैसी होती है। ठीक है, और उस वेसल को एक वुडन जैकेट में जिसमें हीट इंसुलेटिंग मटेरियल लगे होते हैं, थर्मस फ्लास्क की तरह बना देंगे उसको, ग्लास वूल एटसेट्रा, हीट बाहर से अंदर और से बाहर न जा सके, और उसमें हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, बराबर है। तो ये जो है हमारा एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट हो गया कैलोरीमेट्री का, ये कैलोरीमीटर बताया जा रहा है। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल भी आपके 11th क्लास में है। इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि एग्जाम्पल, द स्फीयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ 0.047 किलोग्राम। ठीक है, इट इज प्लेस्ड फॉर सफिशिएंट टाइम इन अ वेसल कंटेनिंग बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर जिसमें है 100 डिग्री सेंटीग्रेड का, उसमें उसको डाल दिया स्फीयर को, तो गर्म हो जाएगा, उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इट विल एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी।
उसके बाद अचानक से उसको निकाल के ट्रांसफर कर दिया जाता है 0.14 किलोग्राम कॉपर कैलोरीमीटर में। अभी जो कैलोरीमीटर ऊपर बताया कॉपर कैलोरीमीटर है, तो कॉपर विल रिसीव द हीट और उसके अंदर भरा हुआ पानी वाटर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड 0.25 kg ऑफ वाटर है, दोनों ये रिसीव करेंगे, दोनों हीट एनर्जी रिसीव करेंगे, बराबर है। थोड़ी देर के बाद क्या है कि कंबाइंड टेम्परेचर होता है वो स्टेडी स्टेट 23 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो जाता है। तो स्पेसिफिक कैपेसिटी निकालो एल्यूमिनियम की, ठीक है। एल्यूमिनियम जो है वो उसकी बॉल है, इसको डाल दिया गया है क्या कॉपर कैलोरीमीटर में। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इस तरीके के एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए स्टेडी स्टेट में हीट गिवन बाय एल्यूमिनियम स्फीयर विल बी इक्वल टू द हीट एब्जॉर्ब बाय द वाटर एंड द कैलोरीमीटर। तो हीट गिवन बाय एल्यूमिनियम क्या होगा, व्हाट इज द हीट गिवन बाय एल्यूमिनियम, मैंने फॉर्मूला ऊपर बताया था एमएस डेल्टा टी। अगर स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम डेल्टा एस ए एल है, ठीक है, चेंज इन द टेम्परेचर कितना हुआ 100 माइनस 23 हुआ, ये फाइनल टेम्परेचर है, ये इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द बॉल, तो 77 डिग्री सेंटीग्रेड डेल्टा टी उसके ही लगेगा, बराबर है। तो हीट लॉस्ट बाय एल्यूमिनियम क्या हुआ, एम एल्यूमिनियम प्लस एस एल्यूमिनियम इंटू एस एल्यूमिनियम डेल्टा टी, एम एस डेल्टा टी फॉर्मूला लगाया, ठीक है, समझ में आ गया। और हीट रिसीव कौन करेगा, हीट गेन्ड बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर। तो हीट गेन्ड बाय वाटर कितना हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी टू इंटू एम टू, मास ऑफ द वाटर है ये, मतलब ये देखिए 0.25 kg। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है 10 पावर 3, डेल्टा टी टू कितना होगा, डेल्टा टी टू यहाँ पे क्या 23 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा, ठीक है फाइनल, और पहले कितना था 20 था, तो डेल्टा टी इसके लिए 23 माइनस 23 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, मतलब कॉपर कैलोरीमीटर और वाटर दोनों के लिए डेल्टा टी सेम होगा। तो यहाँ देखो यहाँ पे डेल्टा टी टू आया, डेल्टा टी टू आया, दोनों के लिए सेम है। तो यह है कॉपर के लिए, कॉपर का जो मास है, कॉपर का मास कितना है 0.14 kg का वेसल है, और स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर वो भी दिया हुआ है। तो हमने ये दो चीज़ों को सम कर दिया, दो लोग हीट ले रहे हैं, एक हीट देने वाला है, दो लेने वाले हैं, इन दोनों को बराबर कर देंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया, ठीक है। तो इन दोनों को बराबर करेंगे तो यहाँ पे देखो फाइनल इक्वेशन लिखी हुई है क्या, हीट लॉस्ट बाय द एल्यूमिनियम स्फीयर इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय द वाटर प्लस हीट गेन्ड बाय द कैलोरीमीटर। तो हीट लॉस्ट बाय एल्यूमिनियम कितना है, ये देखिए 0.047 kg इंटू SAL इंटू 77, हीट टेकन बाय वाटर इतना है, और हीट टेकन बाय द कैलोरीमीटर इतना है। सो यू विल कैलकुलेट बाय योर कैलकुलेटर्स। ओके स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर यहाँ पे फिनिश करते हैं, और अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, चेंज ऑफ स्टेट पढ़ेंगे, ठीक है। A marketplace to sell anything. Apparels, shoes and footwears, gadgets and electronics, health and beauty, computer parts and accessories. Quick deal.